Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the last chapter of first unit electrostatic, that means capacitance. And today we will discuss some basic terms that we have already learnt about the electrostatic. That means we study the conductors, that means electrostatic of conductors. So today's topic is some basic concept of electrostatic of conductors. Then we will start the capacitance. Okay. In previous chapter, first, second and third chapter of electrostatic, we discussed mainly some physical quantity. Combining these some physical quantity is summary, it is called electrostatic of conductors. The first point is electric field intensity inside a conductor is zero. Inside a conductor is zero. किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है. वो बेसिक कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं. ये मैंने मान लिया कि कोई प्लेट है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यही कह सकते हैं हाई पोटेंशियल पे था. इधर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी अटैच थी, तो इस पे कैसा था? नेगेटिव. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें पता है कहां पे होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन. तो यहां पे पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जा रही. इसको हम कह सकते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी वैल्यू हम मान सकते हैं ई नोट मान सकते हैं. जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने कितना कह दिया? ई. ठीक है. अब हमें प्रूव करना है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कंडक्टर में वो कितनी होगी. तो मैंने यहां पे एक कंडक्टर प्लेस किया. ये कंडक्टर हम प्लेस कर रहे हैं यहां पे. ये कंडक्टर है, ठीक है. अब कंडक्टर में चार्ज क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे डायपोल्स होते हैं और डायपोल्स होंगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव को अक्यूमुलेट करेगा अपनी तरफ. और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में डिस्कस किया था कि कंडक्टर में बाय मेथड ऑफ इंडक्शन इक्वल अमाउंट में चार्ज इंड्यूस्ड होता है. यहाँ पे अगर 5 कूलम है तो यहाँ पे -5 कूलम होगा. यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे +5 होगा. तो इसका मतलब इक्वल अमाउंट में होगा. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और इधर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज. यानी आप ये कहो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो जा रही थी इसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, लेकिन इसके अंदर जब चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी और पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है चार्ज पे, तो नेगेटिव चार्ज पे किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में. पॉजिटिव पे सेम डायरेक्शन में. कंडक्टर है तो उसमें चार्ज कैरियर्स होंगे और चार्ज कैरियर्स हैं तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था. तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा that will accumulate at this end and the negative charge will accumulate at this end. If we will consider ABCD, then AB side is completely negative and CD side is completely positive. अब आपने कहा कंडक्टर पे इक्वल चार्ज था तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी. ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. ये इसके साइड में इंड्यूस्ड है EI, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी क्योंकि चार्ज सेम है. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर इन अपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस्ड होती है. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? ई आउटसाइड. आउटसाइड जो पहले थी ई नोट स्ट्रेंथ और बाद में इंड्यूस्ड हुई कंडक्टर में ई आई. बट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इज इक्वल. तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है. आउटसाइड की लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रही है और इंड्यूस जो है वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में. दोनों इक्वल थी तो इक्वल होंगी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0. कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है. तो इसी प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग. एक नई टर्म्स आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग. यानी किसी भी रीजन को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है. यानी कोई भी ऐसा रीजन है
रीजन और वॉल्यूम और स्पेस, हमें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कंडक्टर से ढक देते हैं। कोई भी मेटल सरफेस हो, उस मेटल सरफेस से कवर्ड कर देते हैं। उस मेटल सरफेस से कवर्ड करने को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। रीजन और स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। शील्ड मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना किस चीज से। मान लेते हैं कि ये पेन बहुत सेंसिटिव, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इसकी वर्किंग जो है अफेक्ट हो सकती है। तो मुझे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे बचाएंगे कि इसको मैं किसी मेटल कंटेनर के अंदर रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मेटल सरफेस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। इसलिए कहा जाता है यू आर सेफ इन इनसाइड ए कार रेदर देन इन ए ट्री, अपॉन ए ट्री। सॉरी, वी कैन से सिंपली दैट मीन्स हम अपने आप को ज्यादा सेफ फील करते हैं कहां पे, जहां पे कार के अंदर हो। क्योंकि क्या कार किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। और मेटल की बनी हुई है तो इसका मतलब उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट 0। अगर आप किसी पेड़ के अंडर ए ट्री है तो अंडर ए ट्री के रहेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यानी थंडरस्टॉर्म के टाइम्स पे लाइटनिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और वहां पे आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए कहा जाता है आप कार के अंदर ज्यादा सेफ है। उसी रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी यही इसी कंसेप्ट की वजह से आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट। जब आपने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो सेकंड जो प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि चार्ज जो होगा वो भी कितना होगा, 0। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया, सेकंड इज सो चार्ज इज 0। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कहीं किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, वहां पे चार्ज भी उसके अंदर कितना होगा, 0 होगा। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम आप क्या कह सकते हो, गोस थ्योरम E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह चुके हो कंडक्टर के अंदर कितना है, 0। तो 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब एप्सिलॉन नॉट तो हम स्टडी कर चुके हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है इसकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बट यहाँ पे जो चार्ज होगा उसको 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कंडक्टर के इनसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज भी कितना होगा उसके इनसाइड में, 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ये हमने गोस थ्योरम से प्रूव किया। थर्ड पॉइंट और आता है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में प्रूव किया था, वहां पे भी देखते हैं थर्ड क्या कहता है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन ए कंडक्टिंग सरफेस, is always perpendicular on a conductor। कि कंडक्टर है और उस कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उस वो वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस से। कैसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर की सरफेस है, ठीक है। इस कंडक्टर की सरफेस पे हमें पता है सारा चार्ज कहां पे होता है, सरफेस पे। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान ली सिग्मा, ठीक है। यहां पे मैं कहूं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक स्मॉल रीजन लिया और ये डिस्टेंस हमने मान ली dl। तो वर्क डन, पोटेंशियल सेम था, तो वर्क डन जो होगा ऑन सरफेस, क्योंकि यहां पे भी उतना ही सेम पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे भी, तो वर्क डन कितना होगा, 0। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अब अगर इस पे पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, अपवर्ड। तो यहां पे E डॉट dl डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वर्क डन जो होता है उसको हमने कहा था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इस स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट पे मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी एंगल होगा वो हमने मान लिया, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। इसको एक्सपेंड करते हैं। वर्क डन आपने पहले कहा था किसी भी सरफेस पे, यहां से यहां किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे अगर आप मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल सेम होता है, सो वर्क डन इज ऑलवेज 0। तो हमने वर्क डन 0 था तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो E एक्सपेंड करते हैं तो E dl cos थीटा इज इक्वल टू 0। E इज नॉट इक्वल टू 0। dl डिस्प्लेसमेंट कुछ तो कुछ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी नॉट इक्वल टू 0, सो क्या हो सकता है, cos थीटा इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे डीएल जो था वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थी और ई जो था इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो दोनों के बीच में जो एंगल आया वो एंगल कितना था 90 डिग्री। तो किसी भी कंडक्टर की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, यहाँ पे भी कंबाइन हुआ तो यहाँ पे भी। फोर्थ पॉइंट कहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ऑन ए कंडक्टर। कहता है कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है वहां पे। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है, कोई भी कंडक्टर मेटल का बना हो कहीं पे भी, मैंने एक स्मॉल सा यहाँ पे सिलेंडर कंसिडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगी यहाँ पे, तो एक स्मॉल सा सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर किया मैंने। सिलेंडर की 3 सरफेसेस होती हैं, ठीक है, एक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, एक ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और एक कर्व्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हमने पढ़ा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तो इस सरफेस के थ्रू पास होगी। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं और कर्व्ड सरफेस थर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। यहाँ पे φ1 अगर कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया E, सरफेस एरिया इसका मान लिया ds, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री। सेकंड के बीच में पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऑलवेज पॉजिटिव से क्या होगी, परपेंडिकुलर। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी किसी भी कंडक्टर के अंदर, फर्स्ट केस 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ds जो भी था तो वहां पे कितना हो जाएगा, सेकंड, इसके थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, 0, और ऑलवेज परपेंडिकुलर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया से 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो वहां पे E जो भी एरिया था और एंगल कितना बना, cos 90, तो ये दोनों टर्म्स 0 0 होगी, तो टोटल फ्लक्स कितना आया, E ds cos 0। और अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम फ्लक्स कैन बी इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें चार्ज नहीं पता तो चार्ज इनसाइड का लेना है, ये गॉसियन सरफेस माने तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इतना, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था इसका ds, तो सिग्मा है यूनिट सरफेस एरिया पे चार्ज, तो हमें ds एरिया पे कितना होगा, इस चार्ज को कितना लिख सकते हैं, E ds cos 0 इज इक्वल टू, cos 0 1 होता है, इसको हम 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली। चार्ज को मैंने लिखा सिग्मा इंटू ds और अपॉन में एप्सिलॉन, ds टू ds कैंसिल आउट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वही हमने प्रूव किया फोर्थ पॉइंट। किसी भी कंडक्टर पे, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, उसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन में एरिया, तो यहाँ पे वो इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग हो सकती है, यहाँ पे अलग हो सकती है, वो लास्ट पॉइंट अभी डिस्कस करें। तो 4 पॉइंट थे, 2 पॉइंट और हैं वो भी देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे कितना हो गया, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज भी 0 होगा, थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन ए कंडक्टिंग सरफेस, और फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, पोटेंशियल विल ऑलवेज सेम इनसाइड ए कंडक्टर। अगर मैं ये कहूं कि ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है तो जितना पोटेंशियल इसकी इस सरफेस पे होगा, इसके इनसाइड में भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। अगर ये कंडक्टर है तो इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज का डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर आप यहां से यहाँ पे आ रहे हैं इसके इनसाइड में किसी कंडक्टर के, तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 0, तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल विल ऑलवेज बी कांस्टेंट।
जितना इसके सरफेस पे वैल्यू हो गई, अगर यहाँ पे +5 वोल्ट है तो इसके इनसाइड में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तब भी +5 वोल्ट, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तब भी +5 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसके इनसाइड में भी रहेगा, इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे सेम। या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां से और यहां तक मुझे एक चार्ज लेके आना है Q कूलम, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। क्यों, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे +5 वोल्ट है, यहाँ पे +5 वोल्ट है, तो वर्क डन 0। तो जब हम किस चार्ज को मूव करवाते हैं इनसाइड ए कंडक्टर देन वर्क डन इज ऑलवेज 0। इसलिए भी हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने अभी पढ़ा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। अभी कहता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर अलग अलग पॉइंट के ऊपर चार्ज डेंसिटी अलग होती है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग। जैसे मैं ये कहूं, ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, ऐसे कोई भी ऐसे ये कंडक्टर मान लिया, एक तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल है। यहाँ पे हम अगर देखें तो ये रेडियस जो थी वो स्मॉल थी, और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो इसकी रेडियस जो थी वो ज्यादा थी, ये कैपिटल R मान लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे तो चार्ज तो कंडक्टर के ऊपर सभी जगह सेम रहेगा, चार्ज है वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट वो सेम है सभी के लिए। तो एरिया क्या होता है, πr² होता है जनरली। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो इसका एरिया भी कम होगा, एरिया कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा था तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा था, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी। तो जो लार्जर सरफेस एरिया होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूं इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा मैंने शार्प बना दिया ऐसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी। और लेकिन इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस बहुत कम थी, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे बाकी पे बहुत कम होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा था उस पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज की टर्म्स में, कि ज्यादातर चार्ज जो लीक होगा वो लीक उस शार्प पॉइंट से ही होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। एयर को आयनाइज करने के लिए आपको वैल्यू चाहिए वहां पे स्मॉल सी, तो वहां पे वैल्यूज होगी एयर को इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर आपको एयर को आयनाइज करना है, यहाँ पे हवा है, ठीक है, मैं चार्ज देते जा रहा हूं, चार्ज देते जा रहा हूं, तो ये लीक होना कब स्टार्ट होगा हवा में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो आसपास की जो एयर होगी उसको ये आयनाइज करेगा, दैट मीन्स पोल्स पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, तभी वो चार्ज जो होगा वो लीक होना स्टार्ट होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, इसलिए उसको कोरोना डिस्चार्ज के टर्म्स में बोल देते हैं, और वो प्रॉपर्टी इसकी वजह से होती है। तो 6 बेसिक प्रॉपर्टी थी जो अभी तक हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा रिवाइज हो चुकी है हमारे पास में, लेकिन इन सब का आज जो था वो समराइज फॉर्म थी। क्लियर हो गया? थैंक यू।